हेलो बच्चों, नमस्ते। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं एडगेट अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8वीं में विज्ञान विषय। और विज्ञान विषय के अंतर्गत आपको इस प्रकार से आपकी विज्ञान विषय की जो पुस्तक है वह दिखेगी। और यहाँ पर आज की वीडियो में हमने लिया है जो आपने देखा होगा 6वें लेसन पर दिया गया है जंतुओं में जनन। तो इस प्रकार से हम इसकी आज की वीडियो में ये बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार से 6वें लेसन में दिया गया है जंतुओं में जनन। तो देखेंगे यहाँ पे आप पाठ की पूर्व तैयारी, इन्हें इस प्रकार से आप छांट कर जो यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे एक मटका बना हुआ है और पेड़, लकड़ी, कुर्सी, टेबल, पेन, कोयल, मनुष्य, मुर्गी और खिड़की में से सजीव और निर्जीव को अलग अलग छांट कर लिख देंगे। तो आप यहाँ पे स्क्रीन में देख कर लिख सकते हैं, आप अपने मन से भी लिख सकते हैं, इन्हें आप समझ सकते हैं। उसके बाद फिर इनको समझने के लिए, चूँकि सजीव और निर्जीव में जो अंतर रहता है, सबसे बड़ा अंतर रहता है इसकी विशेषताएं यहाँ पे दी गई हैं। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे विशेषताएं दी गई हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले वृद्धि जो कि सजीव में होती है, गति सजीव में होती है, श्वसन सजीव में होती है, प्रजनन सजीव में होती है और उत्सर्जन भी सजीव में होता है। केवल एक प्रकार की विशेषता है जो कि दोनों में सेम रहती है, गति दोनों में सेम होती है। निर्जीव वस्तु पर यदि गति देखेंगे तो उस पर भी गति होती है, वो भी चल सकती है। जैसे उदाहरण हम ले लें बाइक, कार या कोई पत्थर। तो ये खुद से नहीं चलते, कोई बाहरी बल इन पर आरोपित होता है तो ये चलने लगते हैं, लेकिन इनकी वृद्धि नहीं की जा सकती, इनमें श्वसन नहीं कराया जा सकता, इनमें प्रजनन नहीं कराया जा सकता, इनमें उत्सर्जन नहीं कराया जा सकता। तो इस प्रकार से हम सजीव निर्जीव में अंतर देख लेते हैं। इसके बाद फिर आगे हम देखते हैं कौन कौन किससे किससे परिचित है। आप इसे देख लेंगे, आप लोग इसे भर लीजिएगा, इनके कौन कौन से बच्चे देते हैं या कौन अंडा देता है, उनका यहाँ पे हमें नाम लिखना है। फिर आगे देखते हैं, यहाँ पे सबसे पहले इसे पूरा पढ़ने के बाद हमारे पास सबसे पहले जो प्रश्न आता है वह आता है, नीचे दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जिसमें फर्स्ट नंबर दिया गया है। फर्स्ट नंबर का उत्तर हो जाएगा प्रजनन वह प्रक्रिया है जो पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता को सुनिश्चित करती है। मतलब कि एक जीव से दूसरे जीव का निर्माण होने से ही पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता का पता चलता है। फिर युग्मकों के संलयन की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार का जनन जिसमें नर एवं मादा युग्मक का संलयन होता है लैंगिक जनन कहलाता है। ठीक, फिर वे जंतु जो सीधे ही शिशु को जन्म देते हैं जरा पुंज कहलाते हैं। ठीक, फिर 5वां नंबर, अलैंगिक जनन में केवल एक ही जनक शामिल होता है। इस प्रकार से फिर आता है यहाँ पे सही विकल्प के क्वेश्चन आते हैं। सही विकल्प में आप निशान लगा लेंगे। परख नली शिशु का विकास होता है मादा के शरीर में। ठीक है, चित्र में बताया गया है जीवन चक्र, किसका जीवन चक्र है। तो यहाँ पे देखेंगे ABCD। यहाँ पे सबसे पहले अंडे है ना, फिर तो इसका जो भी सही आंसर होगा आप इसे कमेंट करके बताइएगा। ये आपके लिए हमने वर्क दिया है, आप प्लीज़ कमेंट कीजिए ABCD, जो भी हम समझ जाएंगे कि इसका उत्तर आपने खुद से ढूंढ लिया है। फिर हम वीडियो के एंड में इसका उत्तर बताएंगे। चलिए फिर देखते हैं तीसरा नंबर, एक किसान अदरक की खेती करता है, वह परिवर्धन की कौन सी विधि का उपयोग करेगा। कायिक प्रवर्धन, क्योंकि अदरक क्या होता है, अदरक लगाने के बाद ही अदरक से दूसरे अदरक के पौधे विकसित होते हैं, तो वो कायिक प्रवर्धन कहलाता है। ठीक, फिर मेंढक के जीवन चक्र की अवस्था टैडपोल के कायंत्रण के लिए कौन सा तत्व पानी में उपलब्ध होना चाहिए। आयोडीन की मात्रा पानी में उपलब्ध होना चाहिए जीवन चक्र की अवस्था को टैडपोल से बड़े जीव बनने तक के लिए। फिर 5वां नंबर, विखंडन द्वारा जनन विधि पाई जाती है। अमीबा में विखंडन पाया जाता है। फिर अति लघु उत्तरीय प्रश्न में IVF का पूरा नाम लिखिए। तो IVF का पूरा नाम है इन विट्रो निषेचन, अर्थात शरीर के बाहर कृत्रिम निषेचन कहलाता है IVF। फिर किस जीव का अंडा सबसे बड़ा होता है। शुतुरमुर्ग का जो अंडा है वह सबसे बड़ा होता है। यहाँ पे देखेंगे शुतुरमुर्ग हिंदी से लिखा गया है, ये गलत लिखा गया है, धोखे से गलत लिखा गया था तो हमने इसे काटा नहीं। आप यहाँ पे सुधार के लिख लेंगे, आप वीडियो में देख लीजिए। शुतुरमुर्ग इस प्रकार से लिखा है। ठीक है, फिर आगे भ्रूण का निरंतर विकास कहाँ होता है। तो भ्रूण का निरंतर विकास गर्भाशय के अंदर होता है। फिर जनन क्या होता है। जनन जैसे कि हमने फर्स्ट में बताया, एक
एक जो जाति है उसमें जनन की प्रक्रिया होगी जिससे स्पीसीज की निरंतरता आगे बढ़ती रहेगी, है ना। तो यहाँ पे क्या बताया है, जनन जाति स्पीसीज की निरंतरता बनाने के लिए आवश्यक है। जंतुओं में जनन दो प्रकार की विधियां हैं, पहला लैंगिक जनन, दूसरा अलैंगिक जनन। फिर हम आगे बढ़ते हैं 5वें नंबर प्रश्न में, आंतरिक निषेचन तथा बाह्य निषेचन में क्या अंतर है। आंतरिक निषेचन आप लोगों को इस प्रकार से पार्ट बना लाएंगे दो भाग में, पहला आंतरिक निषेचन, दूसरा बाह्य निषेचन। वह निषेचन जो मादा के शरीर के अंदर होता है, आंतरिक निषेचन नाम से ही स्पष्ट है, आंतरिक निषेचन जिसमें गाय, कुत्ता, मनुष्य, मुर्गी ये सब। और बाह्य निषेचन वह निषेचन जो मादा शरीर एवं नर युग्मक के संलयन मादा शरीर के बाहर होता है, मादा शरीर के बाहर होता है, बाह्य निषेचन कहलाता है। तो बाह्य निषेचन मछली और स्टारफिश या कोई भी जलीय प्राणी में होता है। फिर यहाँ पे देखेंगे मानव शुक्राणु एवं मानव अंडाणु को चित्र आप इस प्रकार से बना लेंगे। यहाँ से आप पार कर लेंगे, एक साइड लिख देंगे मानव शुक्राणु, एक साइड लिख देंगे मानव अंडाणु। तो यहाँ पे देखेंगे लेफ्ट साइड हमने बनाया हुआ है मानव शुक्राणु, आप देख लेंगे, और यहाँ पर हमने बनाया हुआ है मानव अंडाणु, तो यहाँ पे आप देख लेंगे, ये डायग्राम बना लेंगे। फिर मछली एवं मेंढक एक साथ सैकड़ों अंडे देते हैं जबकि मुर्गी एक समय में एक ही अंडा देती है। तो चूंकि उसका रीज़न है मुर्गी में आंतरिक निषेचन होता है, इस कारण वह एक समय में एक ही अंडा दे पाती है, जबकि मछली व मेंढक एक साथ सैकड़ों अंडे देते हैं और वे शुक्राणु निर्मोचित करते हैं, क्योंकि इनमें जो निषेचन पाया जाता है वह बाह्य निषेचन पाया जाता है। ठीक, इसके बाद फिर आता है 8वां नंबर, लैंगिक प्रजनन और अलैंगिक प्रजनन। इस प्रकार से आप लिख लेंगे लैंगिक प्रजनन में अंतर और अलैंगिक प्रजनन, इसकी परिभाषा लिखेंगे और फिर नीचे यहाँ पर उदाहरण लिख देंगे। तो लैंगिक प्रजनन क्या है, लैंगिक प्रजनन में नर तथा मादा युग्मक का संलयन होता है ना। और अलैंगिक प्रजनन में केवल एक ही जनक द्वारा नए जीव को जन्म दिया जाता है, जैसे हाइड्रा या अमीबा। ठीक, इनमें मेल फीमेल अलग से नहीं पाए जाते अर्थात। फिर आगे देखेंगे जरायुज जंतु और अन्य प्रजक जंतु। तो जरायुज क्या है, वह जंतु जो सीधे शिशु को जन्म देते हैं, जरायुज जंतु कहलाते हैं। जैसे गाय, कुत्ता, बिल्ली, मनुष्य अंडों से जन्म नहीं होता। आपको पता होगा, आपने गाय का कभी बछड़ा देखा होगा, वो डायरेक्ट बछड़े गाय से जन्म लेता है। कुत्ता का बच्चा, बिल्ली का बच्चा, मनुष्य जैसे हम लोगों का जन्म हुआ है, तो हम लोग अंडे से जन्म नहीं लिए, हम डायरेक्ट मतलब बच्चे जन्म लिए हैं, अंडा नहीं थे हम लोग पहले, है ना। और फिर जो अनप्रजक जंतु है, जो अंडा देने वाले जंतु, अनप्रजक जंतु लिखा ही है, मतलब शब्द से स्पष्ट है, शब्द जो लिखा हुआ है अनप्रजक, इसमें लिखा ही गया है अनप्रजक। वे जंतु जो अंडे देते हैं और फिर अंडे से शिशु का जन्म होता है, अनप्रजक जंतु कहलाते हैं, जैसे मछली, मेंढक और मुर्गी। ठीक है, इसे आप एंट्री कर लेंगे। उसके बाद फिर हाइड्रा में मुकुलन देखेंगे। हाइड्रा में मुकुलन यहाँ पे दिया गया है, अभी तो आप ये ब्लैंक है, यहाँ पे देखेंगे अब ये हाइड्रा में मुकुलन आया। इस प्रकार से आप डायग्राम बना लेंगे। इस पर आपको ग्रीन कलर करना है क्योंकि हाइड्रा ग्रीन कलर का रहता है। ठीक, फिर आगे देखेंगे अमीबा में द्विखंडन। अमीबा में द्विखंडन भी दिया गया है, देखेंगे अमीबा में द्विखंडन की प्रक्रिया देख लीजिए, इस प्रकार से अमीबा में द्विखंडन बताया गया है। फिर आगे देखते हैं, यहाँ पर प्रोजेक्ट कार्य दिया गया है कि आसपास कम से कम 10 जंतुओं का अवलोकन कीजिए कि जो को जरायुज जंतु और अनप्रजक जंतु। तो आप यहाँ से लिख लेंगे, आप अपने मन से भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप लोग इससे ही देख के लिखें, आप लोग प्रोजेक्ट कार्य मन से लिखें, क्यों, ताकि आपको ये पता चलेगा कि आप लोग खुद से सर्च करेंगे कि हाँ यार कौन से जीव ऐसे हैं जो बच्चों को जन्म देते हैं और कौन से ऐसे जीव हैं जो कि अंडे से जन्म लेते हैं। ठीक है, फिर आगे देखेंगे हाइड्रा में मुकुलन व अमीबा में द्विखंडन का चित्र को ड्राइंग शीट बनाकर कक्षा में प्रदर्शित कीजिए। तो ड्राइंग शीट बनाना है, जैसा कि हमने पहले भी बताया पहले क्वेश्चनों में, हाइड्रा में मुकुलन और अमीबा में मुकुलन अलग अलग ड्राइंग शीट में भी बना सकते हैं और आप एक ड्राइंग शीट में भी 2 पार्ट में बना सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रोजेक्ट फर्स्ट कंप्लीट होता है। अब आता है सेकंड प्रोजेक्ट। एक गुलाब की कलम को गुलाब के पौधे से पर्व संधि से काटकर एक अन्य गमले में मिट्टी दबाकर उसकी प्रतिदिन देखभाल करते हुए अवलोकन करते हैं, तो 5 दिन के बाद उसमें जड़ तथा पत्तियां आने लगेंगी और 15 दिन के बाद उसमें शाखा आने लगेगी और फिर 30 दिन, एक सप्ताह, लगभग 3-4 सप्ताह के बाद इसमें फूल आना शुरू हो जाएगा। इस प्रकार की जो प्रक्रिया है वह
कलम लगाने के बाद हमें दिखाई देती है। तो इस प्रकार से कंप्लीट हुआ हमारा यह लेसन। तो उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।